16 मई 1999 को मैं गया था वहां पर, और पहुंचते ही मुझे बताया कि भाई ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना है, ऑपरेशन चालू हो गया है। तब तक कालिया वगैरह का हो गया था उनको, ब्रूटली देवर किल्ड। तो हम मतयान से एक आर्मी का ऑफिसर लेके जाते थे जो एक्शन में टाइगर हिल के पास हुआ करता। तो हम नॉर्थ से साउथ फायर कर रहे थे एंड पाकिस्तानी नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई एयरक्राफ्ट नॉर्थ से आएगा। उसके कारण क्या होता था, कई बार फैक्ट्रीसाइड भी काफी हुए हैं अपने फाइटर। यदि इस पॉइंट पे फायर करना है, इस पॉइंट पे फायर नहीं कर पाया और इसके साइड से यदि मिसाइल निकल गया तो वो जाके द्रास के नॉर्थ में अपने ही पोस्ट के आसपास गिरा था। और 3 फायर्ड एक्चुअली, ही डिडंट हैव सीएमडी, कैप्चर नहीं किया था, ये पाकिस्तानियों के पास ही था। इस स्पॉट से उस दिन उन्होंने 14 मिसाइल्स मारे शोल्डर। वो इतने पास रहते कि करीबन 8-10 फीट से वो रॉकेट मिस करता है एयरक्राफ्ट। तो ये दूर चला गया, और जैसे ही दूर चला गया एक मिसाइल उसके इंजन में जाके लग गई। एक ब्रिगेडियर दौड़ते हुए एयरक्राफ्ट पे आया और उसने बताया हमारे सीओ को कि जाते समय 4 हेलीकॉप्टर गए, आते समय 3 ही गए। तो देखा वो एयरक्राफ्ट टोटली क्रैश हो गया था, पहाड़ में घुस गया था और आग के लपटों में था। कोई बचने के कोई चांसेस नहीं थे। नेक्स्ट डे आर्मी पीपल क्लाइम्ड अप एंड दे कुड पिक अप मैक्सिमम 3 kgs ऑफ टोटल रिमेन्स ऑफ टोटल 4 ऑफ दोज पीपल। तो उनको पता था कि मैं कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुका हूँ, और शायद हमने टोटल 42 पाकिस्तानियों को हेलीकॉप्टर से मारा था उस दौरान। दे वर गिविंग द लाइव टारगेट पोजीशन आल्सो टू पाकिस्तानीज। बड़ी फनी सी चीज थी वहां पर कि जो विलेज नॉर्थ सुदान और साउथ सुदान का जो रोड बीच से जा रहा था डारफुर से ईस्ट की तरफ, वो एक विलेज था। अब वो विलेज सो कॉल्ड गुंडे या टेररिस्ट या भाई लैंडलॉर्ड थे, दे यूज्ड टू कम एंड किल 20 पीपल फ्रॉम साउथ ऑफ दैट रोड। दूसरे दिन दूसरी तरफ से आके लोग 20 लोगों को मार देते थे, और काफी सारे कैप्चर किए थे उनको जलाने के लिए या उनको टेरराइज करने के लिए। सब्सिक्वेंटली वहां का कोई लोकल जो जनरल था वो आया, उसने एयरक्राफ्ट में कान पे बंदूक लगाई और कहा कि एयरक्राफ्ट ले चलो किसी जगह पर। तो मैंने फोन किया यूएन में जो हेडक्वार्टर था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि नो यू कैन नॉट टेक हिम। बोला आई विल हैव टू टेक हिम, हिज गन इज ऑन माय नेम। मैं उधर जाता था तो मुझे लगता था कोई बगल में बैठा हुआ है इस ट्विन सीट एयरक्राफ्ट किरण, और मैं चुपके से हाथ घुमा के देखता था वहां पर कोई बैठा तो नहीं है, और फिर से पलट जाता था हैदराबाद की तरफ ताकि लाइट दिखते रहे। और एटीसी वाला चिल्लाते रहा कि गो अवे एटलीस्ट गो 20 miles आउट, बट आई डिडंट बच। आई रिमेन्ड एट 15 miles एंड देन आफ्टर आई बच। दौरान 11 नवंबर 1992 को एक MI-8 क्रैश हो गया था एयरफोर्स का, और उसमें ONGC के 4 लोगों की डेथ हुई। तभी से दे वर हेजिटेंट टू फ्लाई इन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। 15 मिनट के बाद ध्यान में आया कि मोस्ट प्रॉब्ली वी आर ओवर ब्रह्मपुत्रा एंड देयर इज नो वे टू गो अराउंड एनीवेयर। लैंड करते ही एक इंजन स्विच ऑफ हो गया। वी आर वेरी लकी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, हमने ऐसी बेवकूफी की उससे। उसके बाद एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते समय सीढ़ियों पे बैठना पड़ा, क्योंकि पावर ट्रेम्बल इतने कर रहे थे कि आई कुडंट वॉक 2 steps आल्सो, कि वहां का राशन खत्म हो गया था और उन्होंने SOS भेजा था। So after Kargil war, you took on another tough mission जब जल्दी सुनामी आई अंडमान में। so आपका जो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता लगा कि सुनामी आई है? एयरफोर्स का क्या रिएक्शन था? यू आई थिंक यू वर पोस्टेड एट एयर हेडक्वार्टर इन इंटेलिजेंस यूनिट, so what was going through? It was a very shocking, and in our lifetime we had never seen such kind of disaster where sea can kill so many people. And almost 126 people out of 550 were killed in Karnikobar. That was family station. एंड मेरा प्रीवियस भी एक टेन्योर हो चुका था कार्निकोबार में, तो इसलिए एयर हेडक्वार्टर डिसाइडेड कि वहां के सारे बंदों को पोस्ट आउट करना था उन्होंने, क्योंकि एवरीबडी हैड सम लॉसेस और ट्रॉमा। यदि लॉसेस भी नहीं हुए तो घर बह गए थे, 100% जो घर का सामान था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, गाड़ियां बह गई थी। जो घर थे ना वो प्लिंथ से नीचे से हट के 150-150 मीटर दूर जाके गिरे हुए थे, कभी टेढ़े कभी आड़े। ओके, नीचे में सिर्फ एक 10 फीट बाय 10 फीट का किचन का टाइल्ड पोर्शन है और बाकी पूरा घर गायब है। इस कंडीशन में थे, तो उस ट्रॉमा के साथ लोगों को वहां पर रखना मुश्किल था। नेबर्स के किसी की डेथ हो गई है, खुद के बच्चों की डेथ हो गई है।
तो इसलिए उन सबको पोस्टिंग कर दी थी, और फिर मैं वहां पर पोस्टिंग पे गया। तो सब कुछ नया स्टार्ट करना था। हम पोर्टेबल केबिन्स में रहने लगे। एटीसी की बिल्डिंग तक टूट के गिर गई थी। रनवे पे करीबन 200-250 मीटर तक पानी हुआ करता था, क्योंकि कार्निकोबार में सब्सिडेंस हुआ था। जब सुनामी हुई, जो फॉल्ट लाइन जाती है, तो इट शिफ्ट्स लाइक दिस। तो 1.5 मीटर का सब्सिडेंस था। और जो ईस्टर्न पोर्शन था आइलैंड का, उधर से जो फॉल्ट लाइन गई थी, जिसके कारण ईस्ट साइड ऑफ कार निकोबार सैंक बाय 1.5 मीटर एंड वेस्ट साइड ऑफ कार निकोबार रेज बाय 1 मीटर। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड ऐसे टिल्ट हो गया, जिसके कारण पूरा पानी अंदर स्टैग्नेंट रहा सुनामी के बाद भी। तो उसके सो बाद ऑब्वियसली, हाँ। सो यू बिलीव कि आपने बताया था कि 14 पायलट्स थे आपके साथ, दे वर नॉट इनएक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सी फ्लाइंग, so you are also rescuing people and also teaching them how to sea fly, how to fly a helicopter in sea. So how did you manage those two things? यार, दिन में ना टोटल 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। उससे ज्यादा कर नहीं सकता आदमी, क्योंकि सनराइज टू सनसेट होता है। Okay, administration was taking a back seat because rescue and other things were more important. तो जो QFIs थे उनको ट्रेन करना था। और सी में नीचे देख के आप होवर नहीं करते हो, होराइजन को देख के होवर करते हो। और हाइट आपकी वाटर स्प्रे से आप डिसाइड करते हो। जब वाटर स्प्रे हल्का सा एयरक्राफ्ट पे आने लगा, तो उससे 1-2 मीटर ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि यदि वाटर का स्प्रे आ गया एयरक्राफ्ट पे, देन आफ्टर यू आर ब्लाइंड। जो स्प्रे आता है वो इमीडिएटली ड्राई होता है, और उसके जो सॉल्ट पार्टिकल रहते हैं पर्सपेक्स को वाइट कर देते हैं, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल होवरिंग। और उसके लिए हम जनरली समुद्र में, हमारे पास ड्रम्स थे। इनिशियली ड्रम्स डाल देते थे ऑरेंज कलर के, 2 ड्रम्स डालते थे। तो एक ड्रम को रेफरेंस लेके वो होवर करता था दूसरे ड्रम के ऊपर, एज्यूम करके कि वो रेस्क्यू करना है उस बंदे को। फिर धीरे धीरे जनरली जो QFIs रहते हैं वो भी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आए थे। दे आल्सो पिक्ड अप विद इन 10-15 आवर्स एंड दे टुक ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग अदर पीपल। कई सारे इंटरनेशनल शिप्स भी जो कभी बहने लग जाते हैं, इंजन खराब हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड के कारण उनका लोड शिफ्ट हो जाता है, सिंकिंग शिप्स रहते हैं, उनको भी रेस्क्यू करना होगा। तो बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लग रही थी। उस बीच में जाके वहां पर विंच करके उनको लाना, या उस शिप के साइड पे चक्का टिका के उन सब लोगों को एयरक्राफ्ट पे लेना लाना चैलेंजिंग रहता है। हाँ, पर पीपल आर स्किल्ड, दे आर ट्रेन्ड, तो दे कैन डू द जॉब। Can you tell us one challenging or the toughest rescue mission that you did in Andaman and Nicobar? नॉट रियली टफ मिशन, बिकॉज कई बार होता था कि है ना, एक आधा शिप सिंक कर गया, उसमें से 4-5 बंदे बह रहे हैं, उनको रेस्क्यू करना है। तो एक ही बार स्पॉट हुआ। 4 बंदे थे, उसमें से एक बंदा सिर्फ स्पॉट हुआ, क्योंकि स्पॉटिंग अ पर्सन इन रफ सी इज वेरी डिफिकल्ट। सब जगह व्हाइट फ्रॉथ दिखता है। एंड मी वेस्ट के साथ भी जो ऑरेंज कलर का पहनते हैं प्रोटेक्टिव, उसमें इनकेस इट्स लेस देन 2 फीट। ओके, तो उसे स्पॉट करना बहुत मुश्किल रहता है। अनलेस ही गिव्स सम डाई डालते हैं, पर डाई भी दिखता नहीं है। फ्लेयर मारते हैं तो फ्लेयर भी दिखता नहीं है, क्योंकि आप यदि बैक साइड पे हो गए तो। रेस्क्यू मिशंस फ्रॉम सी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, पर आइलैंड्स के कॉर्नर पे, या जो इनहेबिटेड आइलैंड है वहां पर जाके रेस्क्यू करना, या फिर उन रेस्क्यू के लिए एक जेमिनी लेके जाते थे एयरक्राफ्ट के अंदर। उसको हेलोकास्टिंग कहते हैं। और उसको आप रोप से नीचे ड्रॉप करते हो, और उसी रोप से मार्कोस नेवल कमांडोज बेसिकली, दे स्लिदर डाउन ऑन दैट जेमिनी, जो रबर बोट रहती है, और उस पर अपना मोटर लगा के देन दे गो फॉर सर्च एंड रेस्क्यू। देन दे गो फॉर ये जो वहां पर स्मगलिंग बहुत होती है। तो ये कुछ सी एनिमल्स है जिनके लिए एसोफोगस टाइप के रहते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है चाइना में। तो चाइना से लोग आते थे, क्रीक में घुस जाते थे और वहां से स्मगलिंग करते थे।
तो उनको पकड़ने के लिए इस टाइप के ऑपरेशंस काफी किया करते थे। सो वहां पे ना ट्राइब्स भी बहुत है, जरावा ट्राइब, सेंटिनलीज ट्राइब, तो हाउ वर दे अफेक्टेड टू, एंड हाउ डिड दे मैनेज ड्यूरिंग सुनामी? डिड यू इंटरैक्ट विद देम? You cannot interact with them firstly. Okay, it's prohibited. You cannot give them food. It's prohibited because they live off the land. यदि आपने उनको दाल चावल दिया तो डायरिया से उनकी डेथ हो जाएगी. That is the reason. Jarawas are north of Port Blair. They are short pygmy type people. उनकी भी पॉपुलेशन बहुत डिप्लीट हो गई है. मतलब जब हम थे तब कुछ 212 वगैरह लोग बचे थे आउट ऑफ 500. So every census they are reducing by less than half because of pollution, और लोग खाना दे देते हैं कहीं पर कुछ मिल जाता है, and they can't speak our language. They are happy in that area. So आप बस से जाते हो तो बस से जाते समय जरावास जैसे जंगल सफारी जाते हो वैसे आप उनको देखते हो. पर सेंटिनरी आइलैंड का ऐसा है कि शायद जब अंग्रेज थे तब बोट के लिए जो रोइंग करने के लिए निग्रोज जाते थे तो एक आधी कैप्साइज हो गई होगी और उसमें से कुछ लोग बच के भाग गए, एंड दे वेंट ऑन टू दैट आइलैंड, एंड विद जनरेशंस दे केप्ट ऑन टेलिंग कि एनीबॉडी हु इज व्हाइट स्किन दे विल कम एंड कैप्चर यू एंड मेक यू स्लेव. तो उन लोगों से बच के रहना. तो इसलिए कभी भी वहां पर कोई आदमी जाता है बोट से जाता है तो उनके ऊपर पत्थर भाले मारते हैं वो, और दे आर वेरी हैप्पी विथ देयर एनवायरमेंट. लेट देम लिव देयर लाइफ, डोंट इंटरप्ट. तो हाँ, कभी कभी पता चलता है कि वहां पर डेथ ज्यादा होने लगी तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह छोड़े जाते हैं कैंस में पानी के थ्रू, तो उतना वो ले लेते हैं और चले जाते हैं. सो टच मी नॉट वाली ट्राइब है वो. दे आर नॉट अफेक्टिंग एनीवन एंड दे आर हैप्पी विद देमसेल्फ. So after this, you were posted to Sudan, right? Or were you posted to Bihar and Gorakhpur? No, For from Karnikobar I was posted to Gorakhpur. I was posted. हिंडन के बाद I went to जामनगर. तो जामनगर में तब अर्थक्वेक आया था तो वहां पर भी काफी सप्लाई ड्रॉपिंग की, रेस्क्यू तो नहीं, सप्लाई ड्रॉपिंग ही कह सकते हो आप, और रेस्क्यू टीम्स छोड़ते थे भुज और नलिया के बीच में. अंजना करके एक गांव था भुज के पास which was heavily affected. Almost 70% houses were destroyed. जामनगर से आई वेंट टू स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन ऊटी के पास. वहां से गोरखपुर गया हूँ, और गोरखपुर में हाँ फ्लड रिलीफ काफी किया था, तो दैट वाज आल्सो क्वाइट चैलेंजिंग. बट आई रियलाइज दैट ऑल दिस फ्लड रिलीफ्स आर बेसिकली वाइट वॉश, क्योंकि ये फ्लड्स तो आज से 200 300 500 गंगा जब से तब से आ रही है. जब भी बाढ़ आती है तो पानी अपना कोर्स छोड़ के आगे चले जाता है. जैसे आसाम में भी फ्लड होता है तो आसाम में भी हर घर के पास जो करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा ब्रह्मपुत्रा से, उसके सूखे खेत के पास एक बोट होगी. तो विल बी सरप्राइज, अरे 5 किलोमीटर दूर नदी से बोट यहाँ पर क्या कर रही है. जब सीजन आ जाता है मानसून तब पानी उनके घर तक पहुंच जाता है, वो बोट में बैठ के उसी घर के आसपास घूमते. दैट वाज देयर लाइफस्टाइल. फिर पॉलिटिक्स आ गया, फिर ये आ गया, तो सब लोगों ने कहने लगे कि भाई इनको कुछ सप्लाई होना चाहिए. जब सप्लाई होता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है, इसलिए ज्यादा करके फ्लड रिलीफ होता है. अदरवाइज फ्लड्स में जो नॉर्मल डेथ होते हैं वही होते हैं, और फ्लड में जो सप्लाईज होते हैं वो सप्लाई हार्डली किसी के काम का आता है, क्योंकि दाल चावल देंगे तो फ्लड में जिसका घर पानी में डूबा हो वो कुक नहीं कर पाएगा. हाँ, माचिस और मोमबत्ती, पानी, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो ज्यादा होना चाहिए. so जब आपको न्यूज़ आई कि आप यू विल बी पोस्टेड टू सूडान यूएन में, so what was your reaction कि आप सूडान जाओगे? आपका इनिशियल थॉट्स क्या थे तब? It was मतलब that time Air Force was not like today. It was not paying a huge amount. Salary wise, were middle class or lower middle class. So suddenly going to Sudan is almost you are getting double your pay as a वहाँ का incentive only. That was the main attraction.
ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज गोइंग एज सीओ ओवर देयर। पता था वहां पर काफी सारी इन फाइट होते रहती है, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू यूज वेपन, सो इट वाज अ ब्लू बेरे मिशन। रेड बेरे मिशन जो रहता है, जैसे कॉन्गो में था, वहां पर एयरक्राफ्ट इज आर्म्ड एंड यू कैरी वेपन एंड इन केस समबडी थ्रेटन्स यू, यू कैन किल हिम, दैट इज परमिटेड। बट ब्लू बेरे मिशन इज पीस टाइम मिशन, तो सुदान में वही था। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर एट फैग एंड, मतलब अस वाज द लास्ट डिटैचमेंट ऑफ सुदान, जिसमें नॉर्थ सुदान एंड साउथ सुदान बोथ गॉट रेटिफाइड, डिवाइड हो गए थे दोनों। और बड़ी फनी सी चीज थी वहां पर कि जो विलेज नॉर्थ सुदान और साउथ सुदान का जो रोड बीच से जा रहा था डारफुर से ईस्ट की तरफ, वो एक विलेज था। अब वो विलेज नॉर्थ सुदान में जाएगा या साउथ सुदान में जाएगा? तो यदि नॉर्थ सुदान, मतलब उस रोड के नॉर्थ में 200 लोग होंगे और नीचे 190 होंगे, तो इट विल गो टू नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ सुदान के जो सो कॉल्ड गुंडे या टेररिस्ट या भाई लैंडलॉर्ड थे, दे यूज्ड टू कम एंड किल 20 पीपल फ्रॉम साउथ, साउथ ऑफ दैट रोड। अब ये हो गया, तो अब साउथ के हो गए 180 और नॉर्थ के हो गए 190। नाउ इट विल गो टू नॉर्थ। दूसरे दिन दूसरे तरफ से आके लोग 20 लोगों को मार देते थे। वहां पर लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से वो एक दूसरे को मारते थे और हम रोड पे जाके लैंड करते थे, उनमें से इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते थे। आपने हमारा देखा वहां पे लोगों को सामने मारते हुए? नहीं, सामने मारते हुए नहीं, जनरली दिस यूज्ड टू बी नाइट अटैक ओनली होते थे, क्योंकि उस गांव के लोग आके नहीं मारते थे। तो बाहर से जो मर्सिनरीज और थे, लौट जो होते थे जो वहां से। दे यूज्ड टू कम एंड किल। तो फाइनली वो डिवाइड हो गया एंड साउथ सुदान, बेसिकली यूएन वाज मोर इंटरेस्टेड इन एनर्जी, तो साउथ सुदान वाज ऑयल प्रोड्यूसिंग and Christian dominated. So they divided North Sudan, which was Arab dominated, and it was rich people who were controlling South Sudan का ऑयल। जब डिवाइड हो गया तो साउथ सुदान का ऑयल यूएन के पास आ गया, यूएन मतलब यूएस एंड यूके, एंड दे डाइवर्टेड ऑयल फॉर देम। बेसिकली हम उसी के लिए गए थे। सर आपने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखी है? बिकॉज वी ओनली रीड थ्रू न्यूज़पेपर्स कि वहाँ पे हो क्या रहा है। सो कैन यू टेल अस कि व्हाट वर द इनिशियल सीड्स, जो सेपरेशन का क्या था रीजंस वहाँ पे? बेसिकली सेपरेशन इज लॉन्ग टर्म। ओके, इन्होंने साउथ सुदान को इनिशियली दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। ओके, and those were black people majority, and North Sudan were rich अरब लोग थे जो बेसिकली इस ऑयल को कंट्रोल करते थे एंड इसको ट्रेड करते थे। अब दोनों को डिवाइड करके इनकी पॉपुलेशन ऐसे करने के बाद इन्होंने नॉर्थ साउथ सुदान में लड़ाई होगी ऐसे डिक्लेयर कर दिया, जिसको बचाने के लिए बेसिकली इन्होंने वेपन्स दोनों तरफ सप्लाई कर दिए टू स्टार्ट इन फाइट। अब यूएन मिशन चली गई वहां पर, तो यूएन मिशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देन इंडिया। तो हम लोग जाके उनको एक्चुअली हेल्प करते थे टू डिवाइड द कंट्री। आखिर में व्हेन यूएन वाज सक्सेसफुल, दे हैड फुल कंट्रोल ओवर ऑयल ऑफ साउथ सुदान। Okay, otherwise that was going towards Russia and China. Now it is shifted towards US, UK, फ्रांस, इधर चले जा रहे। बेसिकली ये सिंपल सा पावर गेम है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो ऑयल जिसके पास रहेगा, ही विल बी हैविंग पावर। सर आपने वहाँ पे कोई मिशंस के बारे में बता सकते हो जो आपने वहाँ पे कैरी आउट करी थी, रेस्क्यू मिशंस एंड ऑल? एंड सर हाउ डिड यू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर ओवर देयर? देयर वाज वन एटीसी ऑफिसर, जहां पर हमारा एक एयरमैन बिठा दिया करते थे हम, ताकि उनको हमारे जो आरटी कॉल है वो समझ में आए। एंड मैक्सिमम वी आर जस्ट 6 हेलीकॉप्टर्स ओवर देयर एंड वी हैड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑलमोस्ट से 4 to 500 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंटर, एक्चुअली रेडियस में इतना ज्यादा जगह थी। तो हमें वैसे कोई थ्रेट नहीं था कि दूसरा कोई एयरक्राफ्ट आएगा या ग्राउंड से कोई फायर करेगा हम पे। उन्हें भी पता था ये एयरक्राफ्ट है, हमारे हेल्प के लिए आते हैं, राशन देते हैं, पानी देते हैं और हमारे बंदों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम वर रेस्क्यू मिशंस ओनली।
एक बार हुआ था कि एक वहां का कोई लोकल जो जनरल था वो आया, उसने एयरक्राफ्ट में कान पे बंदूक लगाई और कहा कि एयरक्राफ्ट ले चलो किसी जगह पर। तो मैंने फोन किया यूएन में, जो हेडक्वार्टर था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि नो यू कैन नॉट टेक हिम। बोला आई विल हैव टू टेक हिम, हिज गन इज ऑन माय नेम। तो उसे लेके गए थे, कुछ 40 एक किलोमीटर दूर जाना था, उसने वहां पर ड्रॉप किया और फिर वापस आ गए। तो दैट वे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है। एंड वहां पर हर बंदा बंदूक कैरी करता है। फनी थिंग बताऊं, वहां पर एक गाय की कीमत है $1200, एक बकरे की कीमत है $550, और एक AK-47 मिलती है $120 में विथ 40 राउंड्स ऑफ बुलेट्स। ओके, तो वहां पर यदि कोई बंदा गाय लेके जा रहा होगा तो हाफ चड्डी में होगा, और उसके कमर पे 5-6 प्लास्टिक की बोतल होंगी और उसमें पत्थर होंगे ताकि वो आवाज करते हुए चले। और एक गाय भी होगी तो उसके पास AK-47 जरूर होगी, क्योंकि उस गाय को ले जाने के लिए इस बंदे को नहीं तो गोली मार के कोई लेके जाएगा। एंड हंगर लेवल 2 है वहां पर, 2 दिन में एक बार खाना मिलता है। तो हमारे जो कैंप से गार्बेज का ट्रक बाहर निकलता था, वो गार्बेज डंप तक कभी पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही सामान खाली हो जाता था और सब तरफ गार्बेज ही गार्बेज पड़ा रहता था। उसमें यदि हमने ड्राई राशन नहीं रखा तो वो ट्रक को आग लगा देंगे, ये डर था। तो हमारा ट्रक गेट से ज्यादा 1.5 किलोमीटर तक जाता था, 5 किलोमीटर पे गार्बेज डंप था, और 1.5 किलोमीटर से वापस आ जाता था, तब तक पूरा ट्रक खाली हो जाता था। सर ट्रूली यहाँ पे मतलब कोई लाइफ हैज नो मीनिंग, मतलब लोग पीपल आर किलिंग फॉर नो रीजंस। कोई छोटी बातों के मार दिया, लैंड के लिए हाँ, मार दिया, एंड दैट टू फॉर डॉलर्स। डू दे डील इन डॉलर्स होते हैं? सुदानीस करेंसी है। बट डज इट हैव सॉरी, एनी वैल्यू? वहां पर लोग जिंदा ही कैसे रहते हैं कि ये सोच के आश्चर्य होता है। नाइल इज द ओनली रिवर विच फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यू मस्ट बी नोइंग। एंड उस नाइल के 15 किलोमीटर आइदर साइड देर इज अ ग्रीनरी, रेस्ट एवरीथिंग इज एरिएटेड डेजर्ट। मतलब कहीं 5-6 किलोमीटर में एक आधा बुश दिख जाएगा, बाकी मतलब जो मड़ी सैंड रहती है वैसे है। और वहां पर कहीं पर पानी नहीं है, स्टिल दोज पीपल सर्वाइव। विलेजेस है जिसमें करीबन जनरली 25 से 30 हटमेंट्स रहते हैं, उनमें से एक मुखिया रहता है, और एक राउंड में ऐसे विलेज बना रहता है, और सारी हट्स लुकिंग इनसाइड रहती है। उसकी बैक साइड जो रहती है दैट बिकम्स फेंस। और ना कुछ उगता है वहां पर, ना पानी मिलता है, ना कोकोनट ट्रीज है, फिर भी लोग सरवाइव करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। किस चीज के लिए मारते हैं ये भी नहीं पता उन्हें। सर आपने फॉरेन आर्मी के साथ इंटरेक्ट करा था वहाँ पे, या फिर आप इंडियंस ही थे यूएन में? नहीं, फॉरेन आर्मी के साथ हमारा जो था मेन, खार्तूम में जो हमारा बॉस था ही वाज यूके का था। और यूएन के जितने टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं वो जनरली यूके और यूएस के ही होते हैं। और पाकिस्तान के भी जो एक एविएशन कंटिजेंट था which was looking north of Sudan area. We were in center of Sudan area and south of Sudan area was Juba, जो अब कैपिटल बन गई है साउथ सुदान की। वहां पर रशियन कंटिजेंट थी। ऐसे टोटल 18 हेलीकॉप्टर्स हुए देयर टोटल। तो इन लोगों के साथ भी इंटरेक्शन काफी अच्छा हुआ करता था। बाहर जाने के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज और ओरिजिन इससे, तो उनके साथ काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ करता था। दो उनको पता था कि मैं कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुका हूं, और शायद हमने टोटल 42 पाकिस्तानियों को हेलीकॉप्टर से मारा था उस दौरान, और काफी सारे कैप्चर किए थे उनको जलाने के लिए या उनको टेरराइज करने के लिए। सब्सिक्वेंटली वहां पर एटीएफ डालना और सप्लाई देना, ये भी काम किया था हमने उस दौरान। ये उन्हें भी पता था। सो वाज देयर एनी, कहते हैं मसल पावर दिखाना होता था उस वे नहीं में? नहीं, कोई मसल पावर नहीं दिखाता बाहर जाने के बाद। एवरीबॉडी इज फ्रेंडली। यूएन पीस कीपिंग फोर्स, सो वी आर कीपिंग पीस ओवर देयर। And sir, did you hear any some stories or myths over there?
कॉन्गो या फिर सूडान में, कि आई बिलीव वहां पे कुछ स्टोरीज है कि इतनी सारी किलिंग्स हुई हैं वहां पे। सो डिड यू हियर एनीथिंग अबाउट सच थिंग्स? सूडान में जो किलिंग्स होती थी वो डारफूर एरिया में होती थी जनरली। डारफूर इज बेसिकली डायमंड माइंस के लिए काफी फेमस है। कॉन्गो में जो किलिंग्स होती थी वो जो लैंडलॉर्ड्स वहां के थे या गैंग के साथ, दे यूज्ड टू टेक आउट दैट रेड स्टोन, ब्लड स्टोन करके एक मूवी है शायद, नहीं ब्लड समथिंग, डायमंड। ब्लड डायमंड। ओके, दैट इज फ्रॉम कॉन्गो। तो कॉन्गो में आपको बड़े सारे एयरक्राफ्ट रास्ते पे क्रैश हुए दिखेंगे, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में, छोटे छोटे प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में, वो रेड स्टोन लेके जाते थे जिससे चिप्स बनती थी। तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी खुद की गवर्नमेंट एक गैंग लॉर्ड की रहती थी उस टाइप के। उसके पास 50 एयरक्राफ्ट रहते थे, एयरक्राफ्ट टूट गया, आदमी मर गए, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि एक पत्थर की कीमत करीबन, सुना है कि 15 से 20 हजार डॉलर के ऊपर हुआ करती थी, जो 5 से 6 किलो था। तो वधर कहते हैं आपके आसपास जो कैंप से वहां पे कोई अटैक अटैक हुए थे इन वॉरलॉर्ड्स के द्वारा? नहीं नहीं नहीं, हम सूडान में थे। सूडान में बेसिकली व्हेन दे टेल यू टू डू ब्लू बैरेक, दैट मीन्स देर इज नॉट डायरेक्ट थ्रेट। तो वहां पर कभी कोई डायरेक्ट फायरिंग हम पे हुई नहीं, और हमारा एरिया पूरा वाज वेरी वेल प्रोटेक्टेड, फेंस, डबल फेंसिंग के साथ था। तो इवनिंग में भी कोई अटैक करेगा ये नहीं था। हमारे साथ इजिप्शियन ट्रांसपोर्ट वाले थे। देन वी हैड इराकी फोर्सेस विथ अस, जो ग्राउंड फोर्स थे हमारे साथ। हमारे साथ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी अंदर नहीं थे। दो चार बांग्लादेशी एज टेक्नीशियंस वे वर्किंग फॉर डिफरेंट पीपल। तो So वहां पे we were लोग more than about 500 to कैसे, 600 people in that camp area. तो वहां पे लोग कॉमन लोगों का रिएक्शन क्या था? बिकॉज आपने बताया जैसे, तो यू आर एक्चुअली दे आर टेकिंग द रिसोर्सेज एंड दे आर हैप्पीली डूइंग, वर दे हैप्पीली डूइंग सो, अलाउइंग देम टू डू सो? I don't know. बेसिकली जहां पर लेबर है वो डिग कर रहे हैं, वहां पर ऑयल वेल्स बना रहे हैं, पाइपलाइन ले कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पेड फॉर देयर जॉब, एंड देयर बॉस इज इन खार्तूम नॉर्थ साइड में, ही इज टेकिंग दैट मनी एंड सेलिंग इट। तो ये सब जगह एक ही सिस्टम है। हाँ, इधर अब डिवाइड हो गया है इसलिए वी क्वेश्चन दैट, बट हर जगह सिस्टम तो सेम है। एक लेबर को 500 रुपए भी मिलते हैं, और उसके मालिक को दिन के 50 लाख रुपए भी कमाता है वो बेच के। So you have plenty of experience in all many of the aircrafts, Me-8, Me-17, Cheetah, Chetak. Which one is your favorite and why? मी 17 इज मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इट्स इक्विवेलेंट टू, इट्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 3 इंजन ऑफ मी 8। ओके, मी 8 की जो है 1540 1540 हॉर्स पावर के है दोनों इंजन, ईच इंजन, सॉरी। एंड मी 17 का है 2250 SHP का इंजन है। तो मी 17 में मदरलेस पावर है, काफी अच्छा मैनेजेबल एयरक्राफ्ट है। चीता चेतक इट वाज ओनली ट्रेनिंग, तो उसके कारण उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। बट मशीन विच आई एम फ्लाइंग राइट नाउ इज मदरलेसली पावरफुल। इट्स H125। जितने इंग्लिश पिक्चरों में आपको रात को रेस्क्यू करते हुए या पुलिसिंग करते हुए एयरक्राफ्ट दिखते हैं, सेम एयरक्राफ्ट आई एम फ्लाइंग। This aircraft has made the world record of landing on Everest also. This is the only helicopter which has footprints on Everest. Okay, it's called Equiral, and this aircraft was supposed to replace all Chetak Cheetah. तो जहां पर चेतक चीता सिर्फ 2 पैसेंजर लेके जाते हैं, वहां पर हम 6 पैसेंजर लेके जाते हैं। एंड दो वी फ्लाई सिंगल पायलट, एंड इन आर्म फोर्सेस ऑलवेज वी यूज्ड टू फ्लाई विद 2 पायलट्स। तो एक पायलट की पेनल्टी एंड उसके कंट्रोल के वेट की पेनल्टी रहती है, तो वो इधर कमर्शियल में नहीं रहती। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इट्स कमर्शियली मोर वायबल, बट वेरी पावरफुल, वेरी अजाइल एयरक्राफ्ट, एंड I really love to fly. I have flown throughout my life twin engine helicopter, multi crew, चार चार लोग रहते थे क्रू में। Now I am flying single pilot and with no engineer, nothing. अकेले जाते हैं, वहां से पैसेंजर पिकअप करते हैं, उनको कहीं पर ड्रॉप करना है, कहीं पर रेस्क्यू करना है।
बड़ा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग है अभी का। So were these helicopters used against another helicopters in an offensive role? No, not Mi-8, Mi-17s were never used in offensive role. बेसिकली जो Mi-25 है और 35 गनशिप्स जो अफगानिस्तान में यूज किए गए थे या मूवीज में दिखाते हैं, दोज आर डेजर्ट हॉक्स। ओके, दे फ्लाई एट लो अल्टीट्यूड, वेरी पावरफुल मशीन, but during Kargil also they were not deployed beyond Srinagar because उनका 8-9 हजार फीट के ऊपर दम निकल जाता उस जहाज का, कुछ पावर नहीं बचती, एंड इट हैज गॉट अ फिनोमिनल फायरिंग पावर। पर यदि 15 और 16 हजार फीट पे फायर करना है तो दे कैन नॉट क्लाइम टू दैट अल्टीट्यूड। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम लकीली वी हैड Mi-17 helicopters among helicopter fleet which can be utilized for attacking basically during Kargil operation. So what's the most memorable sortie of your life? Most memorable Yes, sir. night attack Kargil. So, and so what is there any pilot or a story that inspires you about fighter pilot or anyone? There are too many people who are around us, and they have operated at 22,000 feet, 23,000 feet, rescued people from different area, and unfortunately lost few good pilots during Kedarnath tragedy and subsequently also. तो स्टोरीज इंस्पायर करने वाली फ्लाइंग में बहुत कम होती है। तो इंस्पायर करने से ज्यादा लेसन लर्न वाले ज्यादा रहते हैं। यस, जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे विंग कमांडर साहनी, एंड तब स्क्वाड्रन पाठक थे, देवर एस पायलट। एक सिसोदिया भी है, तो उनके साथ उनको देख के फ्लाइंग सीखी है। तो जब भी कोई कहता है कि यार पांडे तेरी फ्लाइंग पाठक सर के जैसे, देन आई फील रियली प्राउड, यस माय हैंडलिंग इज रियली गुड। कभी किसी ने ये बोल दिया तो ये मेरे लिए गोल्ड मेडल की तरह रहता है। तो these people inspire you as far as flying is concerned, skill of flying is concerned। जो इन्होंने हमें ग्राउंड का सिखाया है, आपका बिहेवियर क्यों कैसे कहाँ पर होता है, इसको कैसे हैंडल करना, ये टेक्निकलिटी सिखाया, तो वो तो इंस्पायरिंग है ही। So what's the most beautiful view you have seen from cockpit? दो तीन है। एक तो नाइट अटैक के लिए जब हम टाइगर हिल जा रहे थे, दैट वाज एट 1:30 इन द नाइट, एंड दैट वाज द सिंगल एयरक्राफ्ट मिशन। एक्चुअली बाकी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं किए और आरटी साइलेंस के कारण पता ही नहीं चला कि कोई टेक ऑफ किया कि नहीं। तो जब हम मतायन दैट इज जोजिला क्रॉस करके टाइगर हिल की तरफ जाने लगे, तब वी आर एट अराउंड 4.5 किलोमीटर एंड स्लोली क्लाइंबिंग, एंड वी न्यू दैट दिस इज मतलब इसमें से वापस नहीं आएंगे, ऐसे 99.9% पता था, क्योंकि वी आर विजिबल एज, उसका सैल्यूट दिख रहा था, पीछे में मून की लाइट थी, तो उसके कारण टाइगर हिल से एवरीबॉडी कैन सी। और टाइगर हिल पे यहाँ से MPRL फायर हो रहे थे, दैट इज बर्स्ट ऑफ 12 और 24 रॉकेट्स कंटिन्यूअसली फायर करते हैं, जो मूवीज में दिखाते हैं, जुक 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 जुक, विद इन अ मिनट 24 आवर फायर। इवन ग्राउंड फायरिंग जो हो रही थी टाइगर हिल के पास, तो एवरी 7th बुलेट इज अ ट्रेसर बुलेट, इट हैज गॉट अ फॉस्फोरस टिप। तो जब वो फायर की जाती है तो दैट बुलेट ग्लोज, तो अंधेरे में जब फायर करते हो तो वो बुलेट बताती है कि आपका टारगेट वहां पर जा रहा है। हाँ, तो आप करेक्शन देके लेफ्ट मारना है तो लेफ्ट मार सकते हो, क्योंकि आप अंधेरे में मार रहे हो, आपको पता नहीं कहां पर मार रहे हो। देन दे वर बोफोर्स फायरिंग, उसमें फिर लास्ट में उन्होंने एक ग्लो शेल मारते हैं, जो मारने के बाद वहां पर ग्लो करता ऑरेंज कलर का, और ऊपर से फाइटर्स फायर कर रहे थे, उधर से भी शेलिंग आ रही थी। इट वाज लाइक अ मिनी गल्फ वॉर। ओके, जो हम एयरक्राफ्ट से देख रहे थे, यहाँ से फायरिंग हो रही है, नीचे में गोलियां चल रही है, उधर से भी फायरिंग हो रही है टाइगर हिल के अक्रॉस मतायन की तरफ, और हम हिल के राइट साइड से जा रहे हैं। तो अचानक मैंने बताया कि सर ये 15 से यहाँ से फायरिंग हुई थी लास्ट टाइम। जो मैंने आपको बताया, जिस दिन एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ था, उस दिन हमारे एयरक्राफ्ट से हम हैंडी कैम से रिकॉर्डिंग कर रहे थे,
तो उस रिकॉर्डिंग में हमारे एयरक्राफ्ट के सामने से 2 हीट सीकिंग मिसाइल क्रॉस हुए, वो रिकॉर्डिंग हुई थी। वो रिकॉर्डिंग इसलिए हुई क्योंकि जो हमारे CMDS थे फायरबॉल, वो इतने पास रहते कि करीबन 8-10 फीट से वो रॉकेट मिस करता है एयरक्राफ्ट को, तो हैंडीकैम में रिकॉर्ड हो गए थे। तो वो पता था मुझे यहाँ से फायर करते हैं, तो उन्होंने नीचे से एक प्लूम निकला, एंड इन केस इज ग्लोइंग टुवर्ड्स यू एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मींस दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। So you rescued more than 1,500 people during Kedarnath floods. So and you rescued this, I believe, in a commercial helicopter. So how did you utilize that helicopter for rescue operations? और हैंडलर्स हु आर सिविलियंस यंगस्टर बड़े मोटिवेटेड थे उस दौरान, और रुद्रप्रयाग के आगे सारे ब्रिजेस बह गए थे और एवरीबडी वाज स्टैंडेड एट देयर पोजीशन। इवन बद्रीनाथ में करीबन 4,500-5,000 लोग लाइन लगा के खड़े थे। तब इनिशियली तो केदारनाथ में रेस्क्यू हुआ, और उसमें एक आधा हैंडलर साथ में आता था जो एयरक्राफ्ट में बैठता था। ही न्यू हाउ टू ओपन द डोर्स। और हम कंपनी का कोई भी जो सीनियर्स थे वो वहां पर नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था किसी के साथ, ना टेलीफोन था ना मोबाइल चल रहा था। तो ये 16 जून 2013 को डिजास्टर हुआ था। तो 16 को इवनिंग में एक सॉर्टी हुई थी, पर कोई ऊपर तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि काफी ज्यादा क्लाउडिंग थी। 17, 18, 19 इन 3 दिनों में मिलके तकरीबन 12 से 13,000 लोगों को उतारा गया था अलग अलग जगह से, जिसमें कुछ लोग नीचे पत्थर को पकड़ के खड़े थे रिवर बेड पे। तो वहां पर भी जाके एयरक्राफ्ट टच करता था, स्किड दरवाजा खोलते थे, 5-6 लोगों को बिठाते थे बिना सीट बेल्ट के, उनको लेके आते थे कि उनके ऊपर शरीर पे कपड़े तक नहीं थे क्योंकि सारे बह गए थे, रेत लगी हुई थी शरीर पे, नाक मुंह में रेत घुसी हुई थी, पानी तक नहीं था मुंह धोने के लिए उनके पास। तो बड़ा सैड सीन था वहां पर। इवन केदारनाथ में भी जो फ्लैश फ्लड आया था वहां पर, जो डिजास्टर हुआ था, तो सारे टिन और पत्थर रेत ये सारे लोगों के शरीर के ऊपर से गए, तो सारे कपड़े फट गए थे, कट आ गए थे। दूसरे दिन में उनके पस फॉर्मेशन चालू हो गया था, पानी नहीं था, और उनको रेस्क्यू करो तो एयरक्राफ्ट लैंड करते ही एक साथ 100-200 लोग आ जाते थे, कोई टेल रोटर में घुस ना जाए। तो वहां पर हमने गुप्तकाशी से कुछ लड़कों को वहां पर छोड़ा, वो वहीं पर रहे, सिर्फ एक एक बॉटल पानी के साथ बंदा 24 घंटे रहा वहां पर, और उसने बड़े अच्छे काम किए, लोगों को 6-6, 7-7 मिलके एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से रेस्क्यू कराए। और आखिर में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट वहां पर 19 को आया था फर्स्ट, और गवर्नमेंट स्टार्टेड बेसिकली शोइंग देयर प्रेजेंस। उसके पहले तो 17, 18 और 19 आफ्टरनून तक काफी कुछ मेजर डिजास्टर रिलीफ हो चुका था। So lastly, we are coming to the end of the podcast. Is there any message or lesson that holds a special place in your heart which you would like to share to the listeners? जो भी काम करो ना दिल से करो, फॉलो योर पैशन, चूज समथिंग विच विल कीप यू एंगेज। थोड़ा एक पास टाइम के लिए कोई चीज होनी चाहिए लाइफ में। लाइक आई डू लिटिल बिट ऑफ पेंटिंग, तो मेरे दिन में 2-3 घंटे उसमें निकल जाते हैं। आई विल बी टर्निंग 60 दिस सितंबर। आई नो आई विल बी रिटायरिंग फ्रॉम फ्लाइंग, बट दैट शुड नॉट वरी मी बिकॉज आई गॉट टू मेनी थिंग्स इन हैंड जो मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। थोड़ा बहुत सोशल वर्क, क्लीनिंग ऑफ सिटी, एक रास्ता रोज में साफ करता हूँ, वहां पर जो भी पॉलिथीन पड़े होंगे उनको उठा लेता हूँ। यदि हर एक ने सोचो कि यदि हिंदुस्तान में हर बंदे ने एक एक पॉलिथीन एक दिन में उठाई तो 140 करोड़ पॉलिथीन हट जाएंगी और हिंदुस्तान एक दिन में साफ हो जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव करो, कुछ अच्छा करो, जिससे लोगों के दिल में नहीं, खुद के दिल में तुम्हारी इज्जत बढ़नी चाहिए, वैसा वाला करो। फॉलो योर पैशन, डू योर वर्क सिंसियरली and excel in your work, then after automatically people will start following you। जैसे फ्लाइंग है, आई लव टू फ्लाई, तो
पैसे के लिए फ्लाइंग नहीं की, पर अब लोग पोर्च करना चाहते हैं कि सर 6 महीने बचे हैं, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा बहुत मौसम होगा, इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो इसको यूज करना ज्यादा फायदे का। तो वो पहले आप नौकरी के पीछे भागोगे, उसके बाद नौकरी आपके पीछे भागेगी, यदि आपने अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज गेन कर ली तो। और वो जितना जल्दी आप पिकअप कर लोगे उतना अच्छा। Okay, sir. Surely, sir. Sir, thank you for joining our podcast. Sir, I really learned a lot. I'm sure that the audience have learned a lot as well. Sir, thank you for sharing your valuable and rich experiences. We are really honored to have you, and I hope we'll record another podcast with you. I'm sure because you have plenty of experiences in your life. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच एंड लव टॉकिंग टू यू एंड आपका भी बड़ा अच्छा कंट्रोल है पॉडकास्ट कंट्रोल करना और उसको कैरी करना। ऑल द बेस्ट टू यू इन योर फ्यूचर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।